नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। ये अध्यारोपण जो प्रमेय होती है इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो एग्जैक्टली देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट लिखिए जो सुपरपोजिशन थ्योरम का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि दिस थ्योरम स्टेट दैट ए सर्किट विथ मल्टीपल वोल्टेज या करंट सोर्स, यानी कि हमारे पास कोई भी एक सर्किट है जिसमें मल्टीपल वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इससे डायग्राम को देखिए। यहाँ पर देखोगे कि आपको दो यहाँ पर सोर्स नजर आएंगे, ये वाला सोर्स नजर आएगा और आपका ये वाला सोर्स नजर आएगा। यानी कि जिस सर्किट डायग्राम में दो सोर्स हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू सम ऑफ सिंप्लीफाइड सर्किट यूजिंग जस्ट वन ऑफ सोर्स। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वन बाय वन एज्यूम करते हैं। यानी कि जिस सर्किट में दो सोर्स हो, लेकिन सॉल्व करते वक्त जिसको अपन वन बाय वन यूज करें। मतलब जैसे मान लीजिए डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस सोर्स को अपन ने शॉर्ट कर दिया, मतलब गायब कर दिया, और ये सोर्स काम में लिया। या फिर इस साइड डायग्राम को देखो आप, जिसके अंदर ये सोर्स काम में लिया और ये सोर्स अपन ने काम में नहीं लिया। तो इस प्रकार सिंप्लीफाई करके जो एग्जैक्टली सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है जिसके अंदर मैनी वोल्टेज हो, तो उस थ्योरम को एग्जैक्टली अपन सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। हालांकि इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत से थ्योरम और भी हैं, पर हम यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली क्या कहता है कि किसी रेखीय प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हों तो उनकी किसी बिंदु से, इनकी किसी जाल के अंदर दो अगर जनित्र, मतलब ये सोर्स जुड़े हो अगर, ठीक है, तो किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रभावित होने वाली धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये सिंपल एक किरचॉफ का नियम भी होता है, ठीक है, जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रभावित होती है। मतलब मान लिया आपको कह दिया Z1 के ऊपर आप धारा निकालो, तो क्या होगा, Z1 जो प्रतिरोध है इसके अंदर दो प्रकार से धारा आ रही है। एक तो E1 की धारा आ रही है और एक एग्जैक्टली आपकी E2 की धारा आ रही है। क्लियर हो गया आपका। तो इन दोनों के परिणामिक तौर पर जो, मतलब हो सकता है इसकी धारा ज्यादा हो, इसकी कम आ रही हो, तो ये क्या होगी, विपरीत दिशा में हो जाएगी। सॉल्व करेंगे हम एग्जैक्टली, ठीक है। तो जबकि दूसरे जनित्रों को आंतरिक प्रतिबाधाओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया था, और जो हमारे जो ये सोर्स है इनको इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में मान लिए जाते हैं। तो देखो एग्जैक्टली ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम के अंदर। तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, फाइंड द करंट एट Z1 Z2 Z3 बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी कि हमें कोई सर्किट डायग्राम दे दिया जाएगा, ठीक, याद रखना सुपरपोजिशन थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब सर्किट लीनियर हो सकता है यहाँ सर्किट और लगा सर्किट, लेकिन वो लीनियर होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ तो वो इससे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, हमें हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नंबर लिखे हो। मैंने यहाँ पे Z1 Z2 और Z3 लिया है, इसलिए लिया है ताकि एग्जैक्टली अपन एक फाइनल फॉर्मूला निकाल सकें और उस पर आपको फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी और आपको आंसर मिल जाए। फर्स्ट देखते हैं कि अपन Z1 पे अगर मान लिया क्वेश्चन आ गया कि पूरे सर्किट में Z1 के ऊपर जो भी आपका सोर्स का जो करंट है वो कितना होगा आपका। तो सिंपल कैसे मैंने क्या किया, सुपरपोजिशन थ्योरम से मैंने एग्जैक्टली किया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखो फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली आपका ये वाला पार्ट है जहां पर अपन करंट निकाल रहे हैं, किसके ऊपर, Z1 प्रतिरोध के ऊपर करंट निकाल रहे हैं। Z1 प्रतिरोध के ऊपर इसकी वजह से भी करंट आएगी, इस सोर्स की वजह से भी, और इस सोर्स की वजह से भी करंट आएगी। तो परिणामिक जो करंट होगा वो क्या होगा उसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम मैंने क्या किया, एक जनित्र को गायब कर दिया, सिंपल, ठीक है। उस जनित्र को जब मैंने गायब किया वहां पर, तो क्या हो गया, यहाँ पर कोई जनित्र नहीं, शॉर्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर सर्किट डायग्राम ऐसा बन गया। इस सर्किट डायग्राम में मैंने क्या किया, इस सोर्स E1 से धारा क्या बनी है, I1 डैश बनी है, ठीक है, Z1 प्रतिरोध में आ गया, ठीक है। और ये दोनों प्रतिरोध का आप गौर करो, ये दोनों पैरेलल है, मतलब इस पॉइंट, इस ए पॉइंट के बाद दोनों प्रतिरोध क्या हो गए, समांतर हो गए, ठीक है। समांतर प्रतिरोधों को सॉल्व करने के लिए अपन फॉर्मूला यूज लेते हैं ना, 1/Z इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। उससे एग्जैक्टली मैंने सॉल्व करके लिख दिया कि दोनों का परिणामिक जो प्रतिरोध बनेगा उसे Z डैश बोल दिया मैंने, और वो एग्जैक्टली क्या होगा, Z2 Z3/Z3 प्लस Z2। आप इस सॉल्व करके देख लेना, मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया मैंने आपको, ठीक है। तो हमारा जो नया सर्किट डायग्राम वो इस प्रकार बन गया, ठीक है। अब ये सर्किट डायग्राम देखो एकदम लीनियर हो गया है ना। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, वो इसकी I1 करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सर्किट को सॉल्व करेंगे, ठीक इस प्रकार। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, एग्जैक्टली आपका E1 आपका वोल्टेज होगा, वो किसके बराबर होगा, सोर्स का हमेशा इसके बराबर। कई बार क्या करते हैं, इन सबको एक लेकर के और पक्षांतरण कर दे तो माइनस आ जाते हैं,
एक ही बात है, आप जिस हिसाब कर सकते हो। सिंपल E1 सोर्स है, उसके बराबर यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा, सॉरी मतलब वोल्टेज क्या होगा, I1 डैश और आपका Z1, मैंने ओम का नियम लगाया, ठीक है, V और R, ठीक है, E इजिकल टू या V इजिकल टू I और R, ये आपका I हो गया, ये आपका R हो गया, और I1 धारा इसके अंदर Z1 में बह रही है, किसकी वजह से, E1 की वजह से, ठीक है, और प्लस आपका क्या होगा, यहाँ पर भी धारा क्या बहेगी, आपकी I1 धारा बहेगी, क्यों बहेगी, क्योंकि आपको पता है श्रेणी क्रम में धारा हमेशा एक जैसी होती है, ठीक है, और समांतर क्रम में वोल्टेज एक जैसा होता है, ठीक है, तो यहाँ धारा एक जैसी हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या आएगा, I1 डैश और Z डैश आएगा, ठीक है, और Z डैश की वैल्यू को पुट कर देना डायरेक्ट, वो पूरी वैल्यू क्या होगी आपकी, Z2 आपका Z3 और आपका Z2 प्लस आपका Z3, सिंपल एक मैंने मैथमेटिक फॉर्मूला लिख दिया। दोनों में से मैं I1 को कॉमन ले सकता हूँ और इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। आपका जो E1 होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, मैं I1 को एग्जैक्टली कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा एग्जैक्टली मेरा आपका Z1 हो जाएगा, प्लस आपका मैं चाहूँ तो इसको इधर गुणा भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको गुणा कर देता हूँ, यहाँ पर Z2 प्लस आपका Z3 और प्लस आपका Z2 और आपका Z3 और अपॉन में क्या आ जाएगा एग्जैक्टली आपका आ जाएगा Z2 प्लस आपका Z3, ठीक है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे I1 डैश की वैल्यू निकालनी थी, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, I1 डैश इक्वल टू क्या होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपका E1 और आपका Z2 प्लस आपका Z3 होगा, और अपॉन में क्या आएगा एग्जैक्टली, इसको पूरा सॉल्व करोगे आप अगर, तो वो क्या आएगा आपका Z1 Z2 प्लस आपका Z2 Z3 प्लस आपका Z1 और आपका Z3, ये एग्जैक्टली I1 की वैल्यू मिलती है, ठीक है, ये किसकी वजह से, ये पहले सोर्स की वजह से, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, अब इसको इस सोर्स को अब हटा दिया है और इस सोर्स को मैंने यूज किया है, ठीक है, तो सिंपल देखो एग्जैक्टली मैं इस सोर्स को यूज करता हूँ तो मुझे धारा कहाँ निकालनी है, मुझे Z1 में धारा निकालनी है, ठीक है, तो Z1 में धारा जब मान लिया E2 सोर्स से धारा क्या आ रही है, I2 धारा अगर एंटर हो रही है, तो Z2 पर तो I2 धारा आ रही है, लेकिन ए पॉइंट पर आने के बाद धारा दो भाग में डिवाइड हो रही है, वहां जज करना मुश्किल होता है कि धारा कहाँ से, क्या कर सकते हैं, इसको अपन पैरेलल वाले लॉ से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल एक लूप वाले से सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट पर आने के बाद धारा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक होती है I3 और एक होती है I1 डबल डैश की, ठीक है, I1 डबल डैश तो Z1 में चली गई है और आपकी I3 कहाँ चली गई है, आपकी Z3 में चली गई है, ठीक है। अब ए पॉइंट पर दोनों धाराओं का योग इस धारा के बराबर होगा, ये सिंपल किरचॉफ का नियम कहलाता है, ठीक है, कि जो जंक्शन पॉइंट होता है वहां पे धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है, मतलब I2 जो धारा का योग होगा ए पॉइंट पर वो क्या होगा, I3 प्लस I1 डबल डैश के योग के बराबर होगा, सिंपल हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन लूप मेथड यूज करेंगे, यानी कि लूप्स के द्वारा सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखो एग्जैक्टली मैं ये वाला लूप लेता हूँ, ठीक है, इस लूप में देखिए वोल्टेज क्या आपका, वोल्टेज आपका E2 है, ठीक है, और यहाँ पर धारा क्या बह रही है, I2 बह रही है और आपकी Z2 बह रही है, यानी कि आपका I2 बह रहा है और आपका Z2 बह रहा है, प्लस जब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ए तक आया, फिर ये वाला लूप, ठीक है, सिंगल धारा क्या आ रही है, I3 आ रही है और आपका Z3 आ रहा है, आपका I3 और आपका Z3, ये इस लूप की बारी आ गई। अब इस लूप की बारी करते हैं, ठीक है, इस लूप में देखो कोई भी सोर्स नहीं है ना, इसका मतलब हमारा वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है Z1 और I1, ठीक है, आपका I1 आपका डबल डैश, ठीक है, और आपका Z1 माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि देखो ये धारा जब घूम के इधर आएगी अगर, तो ये इसके विपरीत आएगी, या फिर ये जो घूम के इधर आएगी सर्किट में तो ये इसके विपरीत आएगी, मतलब जो धारा है वो विपरीत दिशा में बह रही है, इसलिए मैंने क्या किया वहां पर माइनस का सिंबल लगा दिया, ठीक है, और ये क्या होगा आपका I3 और आपका, ठीक है, और ये होगा आपका Z3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर एक लाइन छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि मुझे एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे नीचे देखो एग्जैक्टली, ठीक है, आपका E2 जो है यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या एग्जैक्टली I3 प्लस I1 डबल डैश है, ठीक है, यहाँ देखो एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर I2 की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है आपका, वो है I3, ठीक है, प्लस आपका I1 डबल डैश आपका, ठीक है, और प्रतिरोध क्या लग रहा है आपका Z2 लग रहा है,
प्लस आपका I3 और आपका Z3 लग गया। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ से एग्जैक्टली मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैं एक चीज़ फाइंड आउट कर पाऊंगा कि जो E2 की वैल्यू है, देखो यहाँ भी I3 Z3 है, यहाँ भी जब मल्टीप्लाई कर क्या होगा I3 और Z2 हो जाएगा, मतलब I3 कॉमन लिया जा सकता है। सिंपल देखो एग्जैक्टली मेरा I3 को मैंने कॉमन लिया और यहाँ पर Z2 प्लस आपका Z3 आया, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका I1 डबल डैश और आपका Z2, ये आ जाएगा। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे तो I1 डबल डैश फाइंड आउट करना है। मुझका मतलब क्या, मुझे I3 की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। I3 की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, I3 की वैल्यू एग्जैक्टली मैं इस समीकरण से फाइंड आउट करूंगा। I3 की जो वैल्यू है वो इस समीकरण से क्या आएगी, इसको जब इधर पक्षांतरण करूंगा तो ये हो जाएगा Z1 अपॉन आपका Z3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका I1 डबल डैश। ये वैल्यू आएगी एग्जैक्टली आपके I3, ठीक है। इस वैल्यू को एग्जैक्टली मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ मैं E2 इक्वल टू आपका जो Z1 आपका Z3 और यहाँ से हो जाएगा Z2 प्लस आपका Z3 और I1 डबल डैश प्लस आपका I1 डबल डैश Z2। अब अपन क्या होगा, अपनी I1 फाइंड आउट करना है, सिंपल एक रूल होता है फाइंड आउट करने का। मैं यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस भी नहीं करूँगा, आपको नोट करना हल्का सा। मैं इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब इसको कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को क्या मिलेगा, I1 डैश कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करो क्या होगा, Z1 Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस जब ये इधर वाला वज्र गुणा होगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये वज्र गुणा होगा, तो ये हो जाएगा Z2 Z3 और I1 दोनों में क्या हो गया मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। I1 डबल डैश कॉमन आ गया और तीनों के बटा में क्या रह जाएगा हमारा Z3 रह जाएगा। क्लियर हो? मुझे निकालना है I1 डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। I1 डबल डैश इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा Z3 आपका E2 है ना, डोंट डिस्टर्ब ना, और एग्जैक्ट ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब आपका Z1 Z2 प्लस आपका Z2 Z3 प्लस आपका Z1 और Z3, ठीक है। आप नोटिस करोगे नीचे का पैरामीटर दोनों में सेम रह रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ नोटिस हम क्या कर रहे हैं, नोटिस हम कर रहे हैं कि जो Z1 है जो, ठीक है, इस पहले वाले सर्किट के तहत I1 डैश जो करंट है वो एंटर हो रही है, ठीक है, हमारी सर्किट में, ठीक है। इसमें क्या होगा, I1 डैश सर्किट एंटर हो रही है और इस वाले सर्किट के अकॉर्डिंग I1 डबल डैश इधर से एंटर हो रही है, मतलब इधर से एंटर हो रही है I1 डबल डैश, और दोनों क्या है, दोनों विपरीत दिशा के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जब Z1 के ऊपर जब करंट निकालनी हो क्या करना पड़ेगा, करंट, ठीक है, एट Z1 क्या होगा, वो एग्जैक्टली होगा I1 डबल डैश माइनस आपका I1 डैश, ठीक है। ये एग्जैक्टली इसका वैल्यूएशन, कोई जरूरी नहीं है I1 डबल डैश से इसमें ना, आप चाहो तो I1 डबल डैश भी, सॉरी 1 डैश माइनस I1 डबल डैश कर सकते हो, वो डिपेंड करता है एग्जैक्टली किसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ तक तो अपना पूरा मामला क्लियर हो गया। इस सर्किट में हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि Z1 के ऊपर करंट कैसे फाइंड आउट की जाती है। लेट अज्यूम अगर वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि आप Z2 पे फाइंड कीजिए, Z1 पे कर लिया, मान लिया क्वेश्चन आ गया Z2 पे फाइंड आउट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ सर्किट दोबारा बनाएंगे। इस सर्किट को मैंने देखो एग्जैक्टली दोबारा मैंने यहाँ बनाया, किसके लिए, करंट एट Z2 के लिए। इसमें मैंने क्या किया, इधर वाला जो हमारा सर्किट है इस सोर्स को मैंने हटा दिया एक बार के लिए, केवल एक ही सोर्स रखा, वो एग्जैक्टली मैंने ये वाला सोर्स रखा, ठीक है। उसको एग्जैक्टली गौर कीजिए आप, वो सोर्स एग्जैक्टली यहाँ पे लगा हुआ है, उससे करंट क्या आ रही थी, I2 करंट आ रही थी, याद आपको, ये I2 करंट आ रही थी, इसमें I2 करंट आ रही है, ठीक है। और आप देखोगे वो I2 जो करंट आ रही है और ये दोनों जो पोर्शन है, ठीक है, ये एग्जैक्टली हमारे सेम वही जो फॉर्मूला है 1/z इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z वाले फॉर्मूले से रेड्यूस हो जाएगा, और हमारा जो सर्किट होगा वो एग्जैक्टली किस प्रकार होगा, इस प्रकार रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इस सर्किट को एग्जैक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों में करंट क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, I2 और आपकी एग्जैक्टली I2 रहेगी, ठीक है। ये गुणा में नहीं, ठीक है, ये अलग है ना। इसको एग्जैक्टली हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली सॉल्व होगा आपका E2 इक्वल टू, है ना, यहाँ से सिर्फ Z2 और आपका I2, आपका Z2 और आपका I2
प्लस यहाँ पर क्या होगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ I2 और डॉट में आपका पूरा फंक्शन Z1 Z3 अपॉन आपका Z1 प्लस आपका Z3। इसको एग्जैक्टली मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ अगर, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को एग्जैक्टली E2 इक्वल टू, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों में I2 कॉमन ले लेता हूँ, Z2 Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस आपका Z1 Z3 और आपका I2 कॉमन हो जाएगा। क्लियर हो? और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी मुझे क्या करना पड़ेगा, अब याद रखना सब बटा में रह जाएगा आपका Z1 और Z3, ठीक है, प्लस आपका Z3 होगा। I2 की जो वैल्यू होगी वो जल्दी क्या फाइंड आउट होगी आपको, I2 इक्वल टू हो जाएगा आपका E2 और मल्टीप्लाई ऑफ Z1 प्लस आपका Z3 अपॉन में आपका क्या होगा, वही आपका Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 और आपका Z3, ठीक है। ये एग्जैक्टली हमारे I2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है, Z2 के ऊपर। लेकिन जब अपन उल्टा करते हैं, मतलब अगर सोर्स अपन एग्जैक्टली ये वाला जूम करते हैं, ठीक है, तो करंट का फ्लो होगा वो किस प्रकार होगा, I1 करंट फ्लो होगी इसमें से, ठीक है। तो मैंने एक नया सर्किट बनाया, एग्जैक्टली दिख रहा है आपको, ये वाला सर्किट दिख रहा है आपको। इस सर्किट में गौर से देखो, जब मैंने ये सोर्स लिया, से कौन सी करंट प्रवाहित हो रही थी, I1 डैश प्रवाहित हो रही थी हमारी सर्किट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट पे ये मान लिया एक्चुअली आपका, अगेन आप इसे बी पॉइंट मान लो। बी पॉइंट पे आने के बाद करंट दो भागों में डिवाइड हो गई। यहाँ क्या गई, यहाँ पर I2 डैश गई, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे I2 करंट आ रही थी और इसके विपरीत जो करंट आएगी वो क्या आएगी, I2 डैश आएगी, और I3 करंट जो क्या होगी वो एग्जैक्टली Z3 के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और बी पॉइंट पर क्या होगा कि I1 जो डैश है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, दोनों करंट के जोड़ के बराबर होगा, मतलब I2 डैश और आपका I2 दोनों के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। इसके लिए अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करूँ तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा कि सिंपल जो आपका इस लूप के लिए, फर्स्ट लूप के लिए, वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो एग्जैक्टली आपका E1 इक्वल टू, है ना, सिंपल देखो आपका I1 डैश आपका Z1 और यहाँ से होगा एग्जैक्टली आपका यहाँ तक आ गया अपन एग्जैक्टली, और यहाँ देखो एग्जैक्टली प्लस आपका, और ये लूप में हो जाएगा आपका I3 और आपका Z3 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या होगा आपका, जब आप एग्जैक्टली यहाँ पर करोगे इस लूप के लिए, तो यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, तो वो सोर्स नहीं होने की वजह से हमारा सोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो इक्वल टू आपका इस सोर्स के लिए क्या करोगे आप I2 डैश और आपका Z2, ये एग्जैक्टली Z2 हो गया, प्लस आपका ये जो सोर्स है वो प्लस नहीं होगा माइनस हो, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों अपोजिट है, ठीक है, ये इधर से जा रही है और ये इधर से अंदर आ रही है, तो अपोजिट वजह से क्या होगा आपका माइनस आपका I3 और आपका Z3। और यहाँ से अपने को एक वैल्यू की आवश्यकता होगी, जैसे अपने को यहाँ पे आवश्यकता थी ना, जैसे अपने यहाँ पे किया, सिमिलर अपने को यहाँ पे आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता पड़ेगी I3 की आवश्यकता पड़ेगी। तो I3 की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली अपन क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, वो एग्जैक्टली अपन कर पाएंगे Z2 अपॉन आपका Z3 और डॉट में आपका I2 1 डैश। इसको एग्जैक्टली मैं मिटा करके यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट हम इक्वेशन में सॉल्व क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसको सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली अपन E1 से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ एग्जैक्टली मैं यहाँ पर, वो एग्जैक्टली क्या होगी आपकी, वो एग्जैक्टली आपकी इस प्रकार E1 लिखी जाएगी, और जो आपकी ये I1 डैश की जो वैल्यू है उसको एग्जैक्टली मैं रिप्लेस करूंगा इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि जंक्शन पॉइंट होगा ना I2 डैश से और आपको I3 से, ठीक है। तो क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली I2 डैश की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए तो I1 डैश को रिप्लेस करता हूँ मैं किससे, I2 डैश से, सॉरी I2 डैश प्लस आपका जो है वो ये I3 और 3 आपका, और एग्जैक्टली ये मल्टीप्लाई करेगा आपका Z1 मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर रहेगा I3 और आपका Z3, आपका एग्जैक्ट आपका Z3। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ भी I3 यहाँ भी I3, दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ, मेरा फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा एग्जैक्टली मेरा E1 बराबर एग्जैक्टली मेरा यहाँ पर होगा I3 कॉमन ले लूँगा मैं, I3 को मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या हो गया मेरा Z1 और आपका Z3 कॉमन आ गया, और प्लस आपका यहाँ से Z1 आपका और I2 डैश, ये मुझे मिल गया। मुझे क्या क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है I2 डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका मतलब मुझे I3 की आवश्यकता नहीं है, I3 की वैल्यू को एग्जैक्टली मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, ठीक है। मेरी वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली देखो यहाँ से वो हो जाएगी मेरी E1 इक्वल टू वहाँ से हो जाएगी Z2 अपॉन Z3 अपॉन
Z3 आपका Z1 प्लस आपका Z3 और यहाँ पर देखो यहाँ भी I2 डैश है और यहाँ पर भी, चलो मैं सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। I2 डैश प्लस Z1 I2 डैश, ठीक है। अब एक्चुअली देखो मैं यहाँ से I2 डैश को कॉमन लूंगा और इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, आप नोटिस करना इस चीज को, ठीक है। ये हो जाएगा एग्जैक्टली आपका, ठीक है। हमने I3 की वैल्यू निकाली ना हमने, ठीक है। तो यहाँ से देखो एग्जैक्टली आपका ये इसमें एंटर होगा Z2 Z1 और प्लस आपका Z2 और आपका Z3 और ये एग्जैक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका Z1 और आपका Z3 और लास्ट में कॉमन क्या बचेगा आपका एग्जैक्टली I2 1 डैश और आपके इसके पूरे के बटा में रह जाएगा एग्जैक्टली आपका Z3 रह जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली आप यहाँ से लिख सकते हो आपका Z3 और E1, चलो अपन इसके हम करते हैं, इसका I2 का वैल्यू निकालें, ठीक। I2 1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा Z3 आपका E1 अपॉन आपका ये वाला, ठीक है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस आपका Z1 Z3। ये एग्जैक्टली हमें वैल्यू क्या मिल गई I2 की। I1 की वैल्यू क्या मिली, I1 की वैल्यू एग्जैक्टली ये मिली अपने को, ठीक है। सॉरी I2 डैश थे ना, हाँ I2 की वैल्यू अपने को इस वजह से ये मिली अपने को, I2 डैश की वैल्यू ये मिली। दोनों वैल्यूज को नोट क्या करोगे आप कि हमारा जो रेजिस्टेंस Z2 है हमारा, ठीक है, इधर से हमारा एंटर क्या हो रही है एग्जैक्टली I2 एंटर हो रही है, ठीक है। और इधर से एग्जैक्टली हमारी एंटर क्या हो रही है एग्जैक्टली हमारी, इधर से हमारी एंटर हो रही है I2 डैश हो रही है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली I2 डैश माइनस आपका I2, ये एग्जैक्टली क्या होगा करंट, ठीक है, करंट एट आपका Z2 होगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली लास्ट ऑप्शन बच गया। मान लिया अपने से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि Z3 की मैं करंट बताओ मेरे को, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। Z3 में अपने को करंट कैसे फाइंड आउट होगी, आपके देखो एग्जैक्टली Z3 में जो करंट भले इधर से आओ भले इधर से आओ, तो देखो अपन इसी डायग्राम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अपन क्या किया, पहले एक बार ये वाला सोर्स ले लिया, ये सोर्स को हटा दिया, तो डायग्राम आपका इस प्रकार बना, ठीक है, जिसके अंदर एक तरफ सोर्स लगा हुआ है और एक तरफ सोर्स नहीं लगा हुआ है। इसको एग्जैक्टली सॉल्व करना है I3 के लिए। इस सर्किट का इस्तेमाल किया था अपन ने किसके लिए, I2 के लिए इस्तेमाल किया था, इसी सर्किट का इस्तेमाल करेंगे अपन I3 के लिए, ठीक है। तो सिंपल देखो करंट एट I3, करंट एट Z3, इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, E2 आपका एग्जैक्टली होगा वो किसके बराबर होगा, E2 आपका बराबर होगा Z2 और I2 के, Z2 और आपका I2 के प्लस आपका यहाँ से आओगे एग्जैक्टली तो ये पूरा लूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Z3 और I3 होगा, Z3 और आपका I3 होगा। सेकेंड इस लूप को सॉल्व करोगे तो क्या होगा एग्जैक्टली आपका 0, जो अपन ने अभी पहले सॉल्व नहीं किया था, वो होगा आपका Z2 या Z1, ठीक है ना, Z1 I1 डबल डैश प्लस आपका ये क्या होगा I3 और सॉरी माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये विरोध में है ना, आपका I3, ठीक है, और आपका सॉरी Z3 होगा, ठीक है। और हमें I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, I2 की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। I2 की वैल्यू रिप्लेस होगी किससे, I3 प्लस I1 डबल डैश से। तो थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ उसको मैं एग्जैक्टली, ठीक है। आपका E2 इक्वल टू क्या होगा Z2 और I2 की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं I3 प्लस, ठीक है, I3 प्लस I1 डबल डैश, ठीक है, प्लस आपका Z3 और आपका I3। यहाँ से देखो I3 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। सिंपल क्या होगा एग्जैक्टली आपका E2 इक्वल टू आपका यहाँ क्या बचेगा I1 डबल डैश और आपका Z2 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या होगा आपका Z2 सॉरी है ना, प्लस आपका Z3 और आपका I3 कॉमन आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ से अपने को I1 डैश को हटाना पड़ेगा, ठीक है। I1 डबल डैश को हटाने के लिए एग्जैक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर I1 डबल डैश की वैल्यू होगा अपने अपने को ये एग्जैक्टली इधर जाएगा, तो आपका Z3 अपॉन आपका सॉरी है ना, अपॉन आपका Z1, ठीक है, इधर जाएगा तो आपका Z3 सॉरी इधर आएगा ना, हाँ, तो Z1 नीचे आ जाएगा Z3 और आपका I आपका 1 सॉरी I3 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू एग्जैक्टली को फाइंड आउट होगी इस वाली इक्वेशन से। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली मैं यहाँ यूज कर देता हूँ, तो मुझे E2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा, E2 इक्वल टू क्या होगा एग्जैक्टली वहाँ पर Z3
अपॉन Z1 Z2 प्लस आपका Z2 प्लस आपका Z3 और आपका I3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी I3 और यहाँ भी I3 दोनों में कॉमन लिया है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं अपन बेसिकली, ठीक है। E2 इक्वल टू क्या होगा एग्जैक्टली आपका Z2 Z3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ठीक है, और बटा में क्या रह जाएगा एग्जैक्टली आपका Z1 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जैक्टली आपका I3 मल्टीप्लाई है, हमें I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो I3 की वैल्यू का एग्जैक्टली क्या होगी हमारी, I3 बराबर हो जाएगा एग्जैक्टली हमारा ये हो जाएगा आपका Z1, ठीक है, आपका E2 अपॉन आपका वही आपका Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारी I2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, जो कि इस सोर्स से, ठीक है। सेकंड बार हम क्या करते हैं, इस सोर्स को हटा देते हैं, इस सोर्स को रख लेते हैं। ये डायग्राम सिमिलर कैसा हो रहा है, ये डायग्राम सिमिलर एग्जैक्टली आपका इस जैसा हो रहा है, दिख रहा है आपको। सेम यही इक्वेशन अपन लोग वापस लिखेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन वापस लिखेंगे अपन, और एग्जैक्टली बस चेंज कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि हमें I3 की वैल्यू को नहीं निकालना है, I3 की वैल्यू को रखना है। तो ये देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो मैंने एग्जैक्टली कुछ चेंज नहीं किया, मैंने एग्जैक्टली I2 डैश की वैल्यू को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर चेंज किया कि मुझे सेम यही इक्वेशंस लिखी जाएगी इस लूप के लिए जो कि पहले अपने लिखी थी। इस इक्वेशन में एग्जैक्टली मैं कुछ चेंज नहीं कर, इस इक्वेशन में अगेन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो एग्जैक्टली इस E1 की इक्वेशन जो है मेरी, ठीक है, E1 की इक्वेशन को लिखता हूँ मैं यहाँ पर I1 डैश की जगह मैं वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। I2 डैश एग्जैक्टली आपका I2 डैश आपका और आपका प्लस आपका I3, ठीक है, और यहाँ से एग्जैक्टली ये हो जाएगा Z1 आपका प्लस आपका ये हो जाएगा आपका I3 और आपका Z3, है ना। और जो यहाँ से देखो एग्जैक्टली जो अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, वो कॉमन क्या ले सकते हैं एग्जैक्टली अपन I3 को कॉमन ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा I2 1 डैश आपका Z1 प्लस आपका I3 कॉमन आ जाएगा और आपका Z2 और आपका Z1 होगा, ठीक है, प्लस आपका Z3 का जोड़ हो जाएगा, सिमिलर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली अपने को I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे I2 डैश की वैल्यू नहीं चाहिए, तो I2 डैश की वैल्यू मैं यहाँ से इक्वेशन निकालता हूँ, उसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। आपका E1 जो है एग्जैक्टली वो ठीक इस प्रकार होगा आपका Z3 और आपका Z2, है ना, और यहाँ से आपका Z1 डॉट आपका I3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा आपका I3 और आपका Z1 प्लस आपका Z3, इसको एग्जैक्टली मैं I3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा आपका I3 मैंने एग्जैक्टली कॉमन ले लिया, मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर Z1 और आपका Z3, इस Z2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, प्लस आपका वही आपका Z1 Z2 प्लस आपका Z2 और आपका Z3 और बटा में आपका एग्जैक्टली क्या होगा Z2 आ जाएगा, और यहाँ से एग्जैक्टली मैं I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा, वो क्या होगा एग्जैक्टली Z2 आपका E1 अपॉन आपका एग्जैक्टली वही आपका Z1 Z2 प्लस आपका Z2 Z3 प्लस आपका Z1 और आपका Z3, ये एग्जैक्टली हमारी तीनों वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब देखो इन तीनों वैल्यू का यूज कैसे किया जाता है, तो सिंपल देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट मैं जस्ट स्टेप के अंदर तीनों की वैल्यूज को एग्जैक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पर, और एग्जैक्टली एक सिंपल एग्जांपल द्वारा अपन इसको एग्जैक्टली वेरीफाई करेंगे। तो हम एक एग्जांपल के बारे में विचार करते हैं, जो देखो मैंने I1 डैश तीनों लिख दिए मैंने जो अपने फाइंड आउट किया 1 बाय 1, ठीक है। हमारा देखो क्वेश्चन जो हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये हमें एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, इस सर्किट डायग्राम में हमें पॉइंट ए और बी के बीच में अपने को करंट निकालना है। तो ए और पॉइंट बी के बीच में कौन सा प्रतिरोध आ रहा है आपका Z3 प्रतिरोध आ रहा है, उसके ऊपर आपको क्या निकालना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल एग्जैक्टली अपन ने ड्राइव किया कि I3 और जो I3 जो है एग्जैक्टली ये जो I3 है, ठीक है, वो इस सोर्स से आती है तो भी I3 के जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, चाहे इस सोर्स से आएगी तो भी I3 की होगी, नीचे की ओर जाएगी। मतलब क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर दोनों तरफ से आने वाली जो करंट है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन Z1 और Z2 वाले केस में क्या हो रहा था, माइनस हो रही थी आपस में, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो इस सोर्स से जो करंट आएगी वो इस पॉइंट के बाद क्या होगी, इधर अंदर चली जाएगी आपकी, इस सोर्स से जो करंट आएगी वो भी क्या होगी, इसके अंदर चली जाएगी। मतलब क्या होगा, इस Z3 से गुजरने वाली जो दोनों सोर्स की जो करंट है
वो दोनों जुड़ेंगी, ठीक है। तो सिंपल देखो एग्जैक्टली फर्स्ट में इस I3 को निकाल लेता हूँ जो कि इसकी वजह से है, मतलब इस सोर्स की वजह से है। तो सिंपल मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो Z1 आपका Z2 प्लस आपका Z2 Z3 प्लस आपका Z1 और आपका Z3, सिंपल तीनों को आप करोगे अगर, ठीक है, तो 8 इंटू 4 कितना होता है 32, और 8 इंटू 4 कितना होगा 32, और 4 इंटू 4 कितना होगा 16 होगा, ठीक है। तो उसका आप करोगे लोड अगर तो 0 आपका और 8 आपका 80 ओम आपका टोटल आएगा, ठीक है। आप कर लेना एग्जिट, ठीक है। और आप क्या चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए अपने को, फर्स्ट अपन निकालते हैं I3, ठीक है, I3 निकालते हैं जो कि E1 मतलब यहाँ 1 डाल देता हूँ, मतलब पहले सोर्स की वजह से जो करंट आ रही है, ठीक है। इसमें E2 की वजह से, लेकिन यहाँ पर जो अपन ने डायग्राम बनाया था पहले अपन ने, उसमें यहाँ सोर्स आ रही थी, उसके लिए जो वोल्टेज है वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका ये होगा। वहाँ पर वैल्यू क्या चाहिए अपने को एग्जैक्टली E1 सोर्स की वजह से, ठीक है। तो E1 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, मल्टीप्लाई आपका Z2 की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली ये है ना, आपका 4 होगा, और नीचे वाला पोर्शन एग्जैक्टली आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली हो जाएगा 20 अपॉन आपका 80, और ये हो जाएगा आपका 0.25 एम्पियर, ठीक है। ये आपके एग्जैक्टली करंट आ जाएगी, ठीक है। किस सोर्स की वजह से, आपके इस वाले सोर्स की वजह से। अब इस सोर्स की वजह से जो क्या होगा वो एग्जैक्टली इस डायग्राम से इस सोर्स की वजह से निकालेंगे अपन, तो इस सोर्स की वजह से ये होगी, ठीक है। आपकी I3 और आपका सोर्स क्या है 2 नंबर सोर्स है, सिंपली एग्जैक्टली क्या होगा वही आपका Z1 कितना है आपका 8 है आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई, और आपका E2 सोर्स कितना है आपका 10 वोल्ट है आपका, ठीक है। और नीचे वाला कितना होगा एग्जैक्टली आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। और इसको एग्जैक्टली आप सोल्व करोगे आप अगर, तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा आपका 1 एम्पियर, मतलब दोनों सोर्स की वजह से हमारी करंट आ गई, और इसमें क्या हुआ दोनों करंटें जुड़ेंगी, ठीक है। तो दोनों करंट को जोड़ देता हूँ मैं, तो करंट एट, ठीक है, करंट एट आपका जो है वो Z3 क्या होगा वो I3 प्लस आपका I3 1 and 2, ठीक है, इस इक्वल टू क्या होगा 0.25 प्लस आपका 1 इक्वल टू 1.25 एम्पियर इज द आंसर, ठीक है। वो तो आपके क्वेश्चन में डिपेंड करता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर Z1 के ऊपर फाइंड आउट करो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो हमने अभी ड्राइव किए, और बस इनमें ध्यान रखना है इसके अंदर करंट आपस में क्या होगी माइनस होती है, ठीक है। इन दोनों में क्या होगी एग्जैक्टली आपकी माइनस होती है, और Z3 में आपकी करंट आपकी जुड़ती है। तो देखो आज सुपर पोजिशन को इतना डिटेल में पढ़ा है, प्रत्येक स्टेप्स के लिए ड्राइव किया, हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। थैंक यू।